कि अगर आप निर्धारित करो और यह कहो कि यह वैश्विक समस्या है, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि यह वैश्विक समस्या, उस पर क्यों नहीं सहमत हो रहे हो? कि भारत आतंकवाद से ग्रसित है और आतंकवाद से ग्रसित है, और आप कह रहे हो कि वैश्विक समस्या है, तो वैश्विक समाधान भी निकालो इसका। व्यक्तिगत समाधान क्यों? समझ में आया कुछ है? टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर देश इससे प्रताड़ित है, तो समस्या कैसी होनी चाहिए? सामूहिक होना चाहिए, वैश्विक होना चाहिए। फिर अकेले अकेले क्यों? अकेले अकेले क्यों? यूक्रेन के साथ समस्या घटित हुई तो सामूहिकता की बात कर रहे हो, जब भारत के साथ घटित हो तो अकेले की बात करोगे? यानी तुम निर्धारित करो तो सामूहिक समस्या, हम निर्धारित करें तो देश की समस्या है। दोहरा मापदंड क्यों? इसलिए क्योंकि पावर का गेम है। हमारी आवाज तभी सुनी जाएगी जब हमारे पास पावर होगा, अदरवाइज चिल्लाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने ये बात कही कि इसके पीछे वजह क्या है, कि क्यों ये असफल हो गया, तो इसके वजह से इसका निचोड़ निकाला और कहा कि ये जो कार्यक्रम हमारे असफल हो रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो जिम्मेदारी का अभाव है। अगर सब निचोड़ दे दें आप, तो जिम्मेदारी का अभाव है। एक लाइन में इसको कह सकते हैं, जिम्मेदारी का अभाव है। जो अधिकारी जो कार्य करता है उसके लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन थोपता किसके ऊपर है? दूसरे के ऊपर। मकर जाल देखो आप लोग। जिम्मेदारी का अभाव। क्या जिम्मेदारी का अभाव? कि इनके ऊपर नियंत्रण लगाने वाले कानून जो हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। आप आईपीएस ऑफिसर हैं, जांच होगी, खानापूर्ति होगी, करेगा कौन? आपका इक्विवेलेंट करेगा या आपसे सीनियर आईएएस ऑफिसर? यही ना होगा। आप आईपीएस ऑफिसर लोग को प्रताड़ित कर दिए, लोगों को नुकसान आपने पहुंचा दिया, तो जाहिर सी बात है उस कार्य के लिए जवाबदेही आपकी होगी। अब आपके खिलाफ जांच बैठेगी, जांच कौन करेगा? आपके कैडर का ऑफिसर करेगा या आपसे ऊपर का अधिकारी करेगा? कई साल लग जाएंगे रिपोर्ट आने में। तो जो प्रताड़ित जनता हुई उसको हिसाब मिला? तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने यह कहा कि सबसे कमजोर जो पहलू दिखती है, जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। तो एक पहलू इसको ले आते हैं, फिर दूसरी तरफ हम लोग लेके चलेंगे। जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी के लिए क्या किया जाए लोक प्रशासन में या लोक सेवक में? तो तीन बातें इन्होंने कही, देखिएगा आप लोग। तीन बात कि जिम्मेदारी के लिए पहला, लोक सेवकों के कार्य को उसके प्रदर्शन के साथ क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। यानी जो आपको काम दिया जा रहा है, अब देखा जाएगा कि उस काम में आपका प्रदर्शन क्या है, सही है या नहीं है, ये देखा जाए। दूसरा, लोक सेवकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रदर्शन वाला समझ में आ रहा है? पहला वाला, जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और आपके प्रदर्शन का मानक क्या है? सफलता असफलता नहीं। मैं आपके कार्य को यानी पढ़ाई को आपके प्रदर्शन से जोड़ रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तकरीबन 12 से 15 सवाल पॉलिटी के थे, 12 से 15 सवाल थे।
मैंने आपको पढ़ाया, आपको कार्य दिया गया पढ़ने के लिए। अब आपके उस कार्य को मैंने किससे जोड़ दिया? प्रदर्शन। प्रदर्शन का अर्थ होता है रिजल्ट, यही ना होता है? अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तब तो कहूंगा कि हां सही है, अदरवाइज बेकार है। नहीं आ रहा है? कितना सही किए हैं आप लोग? अब पता नहीं, हमें नहीं मालूम है। रिवीजन की मांग कर रहा है ना? ठीक है। बहुत टफ सवाल तो नहीं थे, सवाल तो आसान है, लेकिन वही स्लिप करवाने, कौआ उड़ भैंस उड़, उड़ा दिया। बोला यूपीएससी जब सवाल करेगा तो लिखेगा 44वां संशोधन 1976। गलत हो गया। संशोधन सही है लेकिन वर्ष, इसी में बह के हम गलत कर लेते हैं, इसी में बह के हम गलत कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप में और मेरे बीच में लड़ाई हो सकती है। उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने यह कहा था कि आपके और मेरे बीच में लड़ाई हो सकती है। आप एफआईआर करेंगे, मैं भी करूंगा, मामला कोर्ट में, मेरा पक्ष मेरा वकील, आपका पक्ष आपका वकील। याद आया कुछ? मैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार मेरे खिलाफ कर सकती है, भारत सरकार मेरे खिलाफ कर सकती है, मैं भारत सरकार के खिलाफ कर सकता हूं। तो भारत सरकार का पक्ष भारत सरकार का वकील, मेरा पक्ष मेरा वकील। पूछा है ना महान्यायवादी है? लिखे थे ना कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है कि भारत सरकार कर रही है? लेकिन विकल्प में तो भारत सरकार दिया है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया। यही पकड़ना है, यही पकड़ना है। पहला स्टेटमेंट किससे संबंधित? तो लास्ट पैरे में होगा, लास्ट पैरे में होगा। और आर्टिकल के साथ मैंने मेंशन करवाया था 88, आज भी मुझको याद है, कि मानवादी संसद के साथ, उसके मंत्रियों के साथ किसी कार्रवाई में, किसी बैठक में, किसी समिति में यदि उसका नाम सदस्य के रूप में शामिल है तो भाग लेगा, बोलेगा, किंतु मतदान का अधिकार नहीं होगा। किसको? मानवादी का प्रोविजन संविधान में है, सॉलिसिटर जनरल का, तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो गया। आप अपने तरफ से प्रिज्यूम मत करिए, संविधान के सवाल है और संविधान लगा के पूछ रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। पढ़े सब, प्रदर्शन जीरो। यह है कार्य को प्रदर्शन के साथ जोड़ना। एक सवाल सिंपल मैंने बोला है, एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल विरोधी अधिनियम, मैंने आप लोगों को 103, 104 भी बढ़ाया अनुच्छेद। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी पढ़ाया था, याद आया कुछ? दल बदल विरोधी अधिनियम पर विनिश्चय करने का अंतिम अधिकार अध्यक्ष को होता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन विनिश्चय करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। सही है, ये तो सही है, सही बात है कि निर्णय कितने समय के अंदर देगा ये लिखा नहीं है। फिर मैं बहुत से लोगों को लिखवाते चलाया कि कोई भी पार्टी अगर मूल पार्टी से छोड़े तो क्या होगा, कितनी संख्या में छोड़ने पर नहीं होगा, कोई निर्दलीय के बारे में क्या प्रोविजन है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है उसके बारे में बोला था मैंने, अध्यक्ष के बारे में मैंने बोला था, निर्दलीय उम्मीदवार हो उसके बारे में मैंने बताया था। नॉमिनेटेड के बारे में यह था कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में जैसे 2 अग्रगण्य थे, अब तो नहीं है, लेकिन प्रोविजन उस वक्त का है कि अगर कोई मनोनीत सदस्य मनोनीत किया जाता है तो जिस तारीख को मनोनीत किया जाएगा उस तारीख से 6 माह की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो एंटी डिफेक्शन एक्ट उसके ऊपर लागू होगा, लागू होगा। 6 महीने के एग्जाम में दिया है, 6 महीने के भीतर।
ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कहीं बाहर से पूछ रहा है, पढ़ने का ढंग बदलना है आपको। स्टेटमेंट वो गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। पकड़ना आप लोगों को है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, चाहे 352 मैंने पढ़ाया है आपको, या संविधान संशोधन तो याद ही होगा कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, अनुच्छेद 3, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसे किसी भी सदन में तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी पूर्व सहमति दे दे। याद आया? कुछ पूछा है ना? संविधान संशोधन विधेयक पर पूछा है कि दोनों सदनों की एक समान शक्ति है या नहीं है। इसे पहली बार किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और अगर दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन सिवाय, तो दो ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा। पहला गलत है। क्या नया पूछ दिया है बताइए आप? हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों के रीच से बाहर है। नहीं, थोड़ा मेहनत करें, अपने कार्य को अपने प्रदर्शन से जोड़िए। हम विद्वान हो जाएं ठीक है, अलग बात है, लेकिन यूपीएससी उसको नहीं मानता। रिजल्ट, घर वाले रिजल्ट मांगते हैं। कोचिंग वाले रिजल्ट मांगे ना माने, कोचिंग वालों का अपना व्यवसाय है, आपका इस्तेमाल करेंगे। आप अगर टॉप कर जाते हैं तो पूरे भारत में न्यूज़पेपर के बड़े बड़े, आप भी पैसा लेंगे, कोचिंग वाला भी देगा, बच्चों के भी टॉपर यहां से चलो एडमिशन लिया जाए। व्यवसायिक दृष्टिकोण है। घर वाला आपका सिलेक्शन चाहता है ना? इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी चीजों को इससे जोड़िए, जो आप कर रहे हैं उसको प्रदर्शन से जोड़िए, अर्थात जो इनपुट है उसको आउटपुट से जोड़ना पड़ेगा। हम जितना हासिल किए हैं उसका आउटपुट क्या है। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद जो चीजें बताई गई हैं क्या हमारे समझ में आया या नहीं आया, आया तो कितना आया, यह आउटपुट होता है हमारा। तो पहला तो उसने ये कहा कि लोक सेवकों के जो कार्य हैं उसके उनके प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाए। और देखिएगा ये बात अभी आएगी, रिपीट करूंगा मैं। दूसरा कि लोक सेवकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दो। क्या प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धात्मक फेडरलिज्म। केंद्र राज्य संबंध पढ़ाते समय मैंने ये टर्म यूज किया था, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जिसको कहा गया। आप पब्लिक सर्वेंट स्टूडेंट के रूप में मान लीजिए, आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये दे दिया कि लो तैयार करो, मैंने आप दे दिया लो तैयार करो, दोनों के बीच 5-5 दिन का समय दिया। जो बेहतर परफॉर्म कर गया, कंपटीशन, यही तो कंपटीशन है कि मेरा बेहतर परफॉर्म, मेरा बेहतर, तो आउटपुट बेहतर मिलेगा। और अगर एक ने बाजी मार लिया तो दूसरे को बजना तय है, नहीं है? समझ में आई मेरी बात? प्रतिस्पर्धा का मतलब यह होता है। हाँ, अंतिम शक्ति, लास्ट। लोकसभा वाला पूछ रहे हो क्या? अविश्वास पे है, बाकी सब गलत है, केवल एक ही सही है उसमें। अनन्य का मतलब ही होता है जिस पर केवल उसी को है। जैसे मैंने लोकसभा भी पढ़ाया, राज्यसभा भी पढ़ाया, और राज्यसभा पढ़ाते समय मैंने मेंशन करवाया था कि कुछ ऐसी शक्ति है जो राज्यसभा को है किंतु लोकसभा को नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा को है किंतु राज्यसभा को। धन विधेयक, वित्त विधेयक कहां पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। अनुदान की मांग है, बजट, जितने वित्तीय स्थितियां हैं, एक तरफा शक्ति है उसको। तो लोक सेवकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। प्रतिस्पर्धा का मतलब यह होता है कि जो इनको वो कार्य सौंपा जाए, विकासात्मक जो योजनाएं इनको सौंपी जाए, वो लक्ष्य दे दिया जाए कि इतने समय में इसको कंप्लीट करिए आप। तैयारी करने का मतलब नहीं है क्या निश्चित समय। हमेशा मैं बात बोलता हूं कि लड़कों के लिए हो सकता है, लड़कियों के लिए एक निश्चित समय है, फिक्स करो टारगेट। निश्चित समय के भीतर ही रिजल्ट की मांग होती है, और निश्चित समय तक ही टॉपर अगर हैं तो निश्चित समय तक ही आपकी इज्जत भी होगी। 2-4 दिन 5 दिन, उसके बाद गए आप,
फिर नहीं कोई पूछता कौन आईएएस हो गया, अच्छा आईएएस हो गया था, हाँ। फिर तीसरा कोई आएगा 150 रैंक, आईएएस, अच्छा आईएएस हो गया था, हाँ आईएएस। फिर रैंक मायने नहीं रखता, कुछ दिनों तक रहता है। तुम बेटा बिहारी पैसा पक्का पाओगे, सिलेक्शन होगा तो हमसे ही इंटरव्यू करवाएगा, पैसा मांगेगा कि इतना पैसा दीजिए, मांगोगे ना? लोक सेवकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, हाँ क्या कह रहे थे? जिम्मेदारी के लिए है, कैसे इनको जिम्मेदार बनाया जाए उसका तरीका ये बताया। एआरसी की रिपोर्ट में बता रहा हूं, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पब्लिक सर्वेंट को और बेहतर किया जाए, जवाबदेह बनाया जाए। तो जवाबदेह बनाने के ये 3 तरीके बताए 3 तरीके। और यहां पर इसने क्या कहा कि हम उसी पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं। पुराने पैटर्न पे कौन सा? लॉर्ड साहब वाला। हाँ, लॉर्ड साहब वाला। ब्रिटेन बहुत पहले बदल लिया है, पूरे दुनिया में बदलने वाला सबसे पहला देश ब्रिटेन है। सोच लें आप कितना आगे है। हालांकि बदलने की बात में ब्रिटेन आगे है, लेकिन इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाला देश यूएसए। स्पाइल सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैं लाऊंगा उसको, इसी के लिए है वो। अब देखिए यहां पर आकर जब एआरसी ने यह बात कही तो उसने कहा कि अभी चुनौतियां हैं, अभी चुनौतियां हैं। और वो क्या चुनौती है? तो जो ये कार्य करते हैं उस कार्य की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार होती है। लोक सेवा आयोग मैंने पढ़ाया था तो उसमें आया था वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। यानी आप लोग आईएएस हो जाएंगे तो आप जो भी काम करेंगे आपका एनुअल रिपोर्ट तैयार होता है, जो सीक्रेट होता है, अधिकारी लोग करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इसमें पारदर्शिता नहीं होती। हाँ, पारदर्शिता का बात। और इसी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आप लोगों का प्रमोशन होता है, इसी पर। इस एआरसी ने कहा कि जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट है, इसका जो स्केल है, इसका जो मापदंड है, वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह पारदर्शी नहीं है। दिमाग में पड़ा है कि एक निश्चित समय पर प्रमोशन हो जाएगा, चाहे कार्य जैसा करें, चाहे कार्य जैसा करें। महीने भर 20, 25 दिन, 26, 27, 28, 29, 30वें दिन या पहली दूसरी तारीख को पैसा आ जाएगा। निश्चिंत हैं आप, महीने भर चाहे जो करें, पैसा मिलना चाहिए। घर वाले पैसा दें, लेकिन महीने भर जो आपने पढ़ाई किया उसका आकलन करें, आकलन करें। और इस मामले में जो हमारा ज्यादातर समाज का सेगमेंट है वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और जो इलीट क्लास है, जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, वो परफॉर्मेंस अपने बच्चे का हर महीने देखता है,
तो इसलिए मेरे से और उसमें गैप आ जाता है, गैप आता है, परिवेश का फर्क हो जाता है, माहौल का फर्क होता है। इसी वजह से मनीष सर बोल रहे थे कि अगर आपको सुविधा है क्लास में तो क्लास में बैठें। क्लास में बैठने का माहौल अलग होता है। और यहां पर तो लगता है जैसे कि अक्षय कुमार को देख रहे हैं। आजकल इतिहास बताने लगा है वो भारतीय लोगों को। हाँ, एक 1206 में मरा और एक 1192-93 में मरा, दोनों को दिखा रखे लड़ाई लड़ रहे थे। अबे मर गया तो लड़ किससे रहा था? इतिहास है। तो अब फिल्मी दुनिया के कलाकार हमको इतिहास बता रहे हैं, तो इसके सहारे ना बैठिए। ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम है। ये खुदा न खास्ता कभी तबीयत खराब हो तो हम देख सकें, या कहीं चले गए, कोई ऐसी हालत हुए चले गए, देख सकें। क्लास में जरूरी है। क्लास का जो माहौल होता है कंपटीशन को बढ़ावा देता है। कंपटीशन अपने आप में तैयार, अपने सब एक दूसरे को एक दूसरे का कंपटीटर माने, एक दूसरे का कंपटीटर माने आप। और कंपटीशन का मतलब होड़ आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की। मैं अभी मिले थे, मैंने बोला कि आप लोग 5-6 लोगों का, 7 लोगों का, 8 लोगों का ग्रुप बनाइए। और उस ग्रुप का मतलब ये नहीं कि लड़के हैं तो केवल लड़के, लड़कियां भी रखिए। क्योंकि आप बहुत बार ऐसा होगा कि मेरे सामने बोलने के लिए कह दिया जाए तो हो सकता है कि आप झिझकने लगें। अब मेरे सामने बोल दें और किसी लड़की, सुंदर लड़की उलाकर खड़ा कर दूं तो उसके तरफ देख ही ना पाए, ऐसे कर, हाँ शर्मा रहे। तो ये पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं है। तो अपने ग्रुप में दोनों लोग रहें, और जब लिखें तो आप अपने लिखे हुए जवाब अपने साथी को दें, वो लिखें वो आपको दें, और दोनों जब पढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे कमियां निकलती हैं। ये प्रोसेस को फॉलो करिए, और उसके बाद जब लास्ट में लिखिए तो लाके मुझको दिखाइए आप। ये नहीं कि लिखे लाकर हमको दिखा दिए। कोई बेहतर यह है कि आपकी कमी आपका दोस्त भांपे, आप बताए वो, और आप उसकी कमी को बताइए। देखिए कितना बेहतर होता है। ग्रुप का मतलब यह होता है। ग्रुप का मतलब यह नहीं होता कि ग्रुप बाजी कर लिया, जाके वहां पे इंजीनियर्स चाय पी रहे हैं खड़ा होके, यह नहीं होता है। 1-1 मिनट का वक्त बड़ा है ना, उसको कोशिश करिए। देखिए क्या कहा इसमें कि जो पद सोपानिक व्यवस्था, उस पद सोपानिक या संजालिक व्यवस्था उसको कहते हैं, हायरार्की सिस्टम को, उसमें यह बात इन लोगों के जहन में बैठी है और सबके बैठी है कि एक निश्चित समय के बाद प्रमोशन होगा। हर आईएएस ऑफिसर को मालूम है कि 10-12 साल की नौकरी करने के बाद प्रमोशन। आईपीएस को मालूम है कि 15 साल नौकरी करेंगे तो एसएसपी हो जाएंगे। एक निश्चित समय पर प्रमोशन हो जाएगा। और वह प्रमोशन किस आधार पर होता है? वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर। और यह वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कौन तैयार करता है? कार्मिक प्रबंधन। याद आया? कुछ बताया था, इसी टॉपिक को पढ़ाते समय मैंने बताया था। तो इसमें कौन से मानक हैं वो स्पष्ट नहीं है। एआरसी ने कहा कि जो वर्तमान समय में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जिस आधार पर बनाई जाती है वो साफ सुथरी नहीं है और ट्रांसपेरेंट नहीं, इसलिए 3 चीजें किया जाए इस पर। पहला कहा डिग्री फीडबैक के आधार पर पारदर्शी बनाया जाए। यानी मूल्यांकन के जो आधार हों वो 360 डिग्री फीडबैक के आधार पर हो। 360 डिग्री समझ रहे हैं? है? अधिकतम डिग्री कितनी हो सकते हैं? इससे ज्यादा तो होगा नहीं। यानी पूरा का पूरा 24 घंटा। समझ में आ गया? 24 घंटा 360 इस फीडबैक को आधार बनाया जाए और इसे पारदर्शी किया जाए। दूसरा कहा कि सैन्य सेवा में भी एक प्रणाली अपनाई जाती है, संख्या रेटिंग, संख्यात्मक रेटिंग जिसको कहते हैं।
इस संख्यात्मक रेटिंग को भी इसमें शामिल किया जाए। और तीसरी बात कहा, कार्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय तीसरे पक्ष को भी शामिल किया जाए। देख लीजिए अब, यानी जो वर्तमान समय में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जिस आधार पर तैयार की जाती है वो आधार सही नहीं है। मूल्यांकन की नई पद्धति को अपनाया जाए। लोक सेवक जो कार्य करता है उस कार्य का मूल्यांकन हो, और वह मूल्यांकन 360 डिग्री फीडबैक के आधार पर पारदर्शी हो। 360 डिग्री का मतलब होता है 24 घंटा। कुछ संकेतों में बात होती है 360 डिग्री, ये ना हो कि 360 डिग्री, अच्छा ही 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ। तो जब हम घड़ी पहनते हैं ना, तो घड़ी में आप देखेंगे तो पूरा जोड़ेंगे तो 360 का डिग्री बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 24 आवर्स, जान लें। दूसरा यह कहा कि न केवल 24 आवर्स को रखा जाए, बल्कि सैन्य सेवा में प्रमोशन के लिए या कार्यों के मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक रेटिंग दी जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिया जाता है, इसमें भी उसको लाया जाए। और आखिरी बात कहा कि मूल्यांकन करते समय, इसके कार्यों का प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय तीसरे पक्ष को लाया जाए, तटस्थ हो। भाई अगर आपके कार्य प्रदर्शन की बात होगी और आपके कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन करने में मुझको शामिल कर लेंगे, तो हो सकता है कि निष्पक्षता प्रभावित हो जाएगी। मैं हो सकता है कुछ चीज दबा ले जाऊं आपके गार्जियन से, तो सच्चाई को पता नहीं लगेगा। तो निष्पक्ष लाया जाए तीसरे पक्ष को। ये 3 बातें कही, और इसमें एक और बात जोड़ा इसने, कि जब सिविल सर्वेंट नियुक्त हो जाए, ये भी नियुक्त हो जाए, तो सेवा के 14 वर्ष पूरी होने पर, बार भाई 12 लोक सेवक, अगर आप आईएएस हो गए तो आईएएस होने के, ठंडा लग रहा है क्या इधर आ जाओ तुम, नहीं उधर है, दोनों एकदम बराबर है चलिए कोई बात नहीं, बंद कर दो बेटा एक, हाँ बंद हो गया। चलिए, प्रत्येक लोक सेवक अपने सेवा 14 वर्ष जब पूरी करे तो उस 14 वर्ष सेवा की समीक्षा की जाए, यानी 14 वर्ष के बाद समीक्षा की जाए। एक दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि पहला तो ये कि 14 वर्ष की सेवा करने के पश्चात समीक्षा की जाए। दूसरी समीक्षा कह रहा है कि 20 वर्ष की सेवा के बाद किया जाए। किस चीज की समीक्षा की जाए? है? कार्य प्रदर्शन की, कि उसका प्रदर्शन कैसा, हा? उनके कार्य की कर रहे हैं। हाँ, आखिरी वाला महत्वपूर्ण है कि 20 वर्ष की सेवा पर पूरी करने के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाए, और प्रदर्शन में कोई भी अगर कमजोर पाया गया,
सैन्य सेवा में संख्यात्मक रेटिंग का क्या अर्थ है? संख्या दी जाती है बेटा। जैसे मान लीजिए कि इस क्लास में मैं कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और कौन बच्चा पहले पोजीशन पे आया, कौन सेकंड पे, कोई चीज लिखा, तो हम नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे किसी को मैंने दिया 8 नंबर, किसी को दिया 9, किसी को दिया 10, किसी को दिया 12, ये संख्यात्मक रेटिंग होती है। तो किसी से भी पूछेंगे कि एक कंपटीशन हुआ, जिस कंपटीशन में 4 विद्यार्थियों ने भाग लिया और उनको दिए हुए संख्या की रेटिंग ये है, जिसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है? किसको बताएंगे? डी को। इसी को संख्यात्मक रेटिंग कहा जाता है। तो उनके इसके विश्व का हर देश इस चीज को फॉलो करता है। जब रिपोर्टिंग आती होगी ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आएगा, या गरीबी का आएगा, या भूखमरी का आएगा, या करप्शन का आएगा, तो संख्यात्मक रेटिंग पे ही आता है, उसी को कहते हैं। धन्यवाद मनीष जी, कम से कम सवाल तो आपने पूछा। पहला कि नौकरी के 14 वर्ष के बाद समीक्षा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है दूसरा, कि 20 वर्ष की सेवा के बाद उसके प्रदर्शन की समीक्षा की जाए, और प्रदर्शन में अगर वो अनफिट पाया जाता तो सेवा से बाहर किया जाए। ये वही चीज है जिसकी प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। याद आया कुछ? आ गया? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब देखे होंगे आप लोग, सुने होंगे कि 30-40 लोग जो गए हैं, किसमें गए हैं? उनका कार्य प्रदर्शन बेहतर। हमने बताया कि उनके कार्य प्रदर्शन यानी जो सीआर लिखा जाता है, उस सीआर में कहीं ना कहीं से रेड एंट्री थी और उनके कार्य करने की क्षमता बेहतर नहीं थी। तो भैया राम राम, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति। जाना है इज्जत लेके जाइए, नहीं तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सुने होंगे आप। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया और लागू भी कर दिया है। इतना हो गया? इतना हुआ? अब मुख्य फोकस देखिए। मुख्य फोकस में क्या दिया गया? कि एक यहां पर आपको दिख रहा होगा सेवा का राजनीतिकरण, ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है। ये ऐसी चीज थी जिस पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी दिया था क्या? कि उच्च पदों पर नियुक्ति में विशेषज्ञता को लाया जाए। देखिए टर्न हो रहे हैं आप, टर्न हो रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि जो सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम है उसमें लोक सेवा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कार्यों में रुचि नहीं रही, अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण रहा, जिम्मेदारी का अभाव था, व्यवसायिक दृष्टिकोण का अभाव था, राजनीति हो गया, सेवाओं का राजनीतिकरण, यानी राजनीतिक लोग नियुक्त करने लगे, नियम जटिल था, अवरोधक प्रणालियां थी, जिसकी वजह से कुंडली मार के बैठा था। कौन? लोक सेवक। एकदम कुंडली मार के बैठा था। लेकिन यह कहा गया, और कहा कब गया? 1990 के दशक से, क्योंकि 1990 के दशक से ही सूचना एवं संचार क्रांति की शुरुआत हुई कि शासन प्रशासन में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल की बात हुई, किया जाए। अब यह कहा गया कि हमारे वहां जो लोक सेवक हैं, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार, सोचिए उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं, प्रथम
इसने जानते हैं क्या कहा, इसने भी कहीं ना कहीं से उस बात के तरफ इशारा कर दिया था जिस पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बल दे दिया। किस पर? उच्च पदों पर। उच्च पद समझते होंगे आप लोग, प्रशासन में जो उच्च पद हैं, ठीक है। इन उच्च पदों पर किसको नियुक्त किया जाए? विशेषज्ञों को। नियुक्त किया जाए। इस बात को, क्या नाम है उनका, कौन नाथ समिति है? सुरेंद्र नाथ समिति 2003 की, सुरेंद्र नाथ समिति 2003, और ये भी सुने होंगे, ये तो मशहूर है, होता समिति 2004। इसने भी ये बात कही थी, इसने भी बात कही कि प्रशासन में उच्च पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। ये बात कही गई थी। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ये बात कही प्रमुखता से। इसका श्रेय उसी को जाता है, सेकेंड ARC को। आखिर इसने ये बात क्यों कही, समझना जानना हमको यही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का यह कहना, मैं कुछ पद लिख देता हूं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ पद लिख ही दूंगा, लिखने में कौन सी दिक्कत है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि जो संयुक्त सचिव हैं, वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और आयकर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद कलेक्टर, महालेखाकार, CPWD का मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य का निदेशक, इन पदों को लिया और कहा कि संयुक्त सचिव, वरिष्ठ अधिकारी के अलावा आयकर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद कलेक्टर, महालेखाकार, CPW का मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य का निदेशक, इनके लिए खुली कंपटीशन हो। यानी इन पदों के लिए, देख रहे हैं आप, इन पदों के लिए ओपन कंपटीशन हो। कराएगा कौन? UPSC। कौन कराएगा? UPSC। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? महत्वपूर्ण तो यह है, कहा कि इन सारे पदों के लिए ओपन कंपटीशन हो। जैसे आपका ओपन कंपटीशन है, UPSC करवा रहा है ना, ओपन कंपटीशन है, खुली प्रतियोगिता है, वैसे ही सेकेंड ARC ने कहा कि इन सारे के सारे पदों के लिए ओपन कंपटीशन हो, जिसमें लोक सेवा के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। यानी आप लोग भी हो सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट हो सकते हैं, कारपोरेट के वकील हो सकते हैं, शिक्षाविद हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आदि आदि। समझ में आया? और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हो सकते हैं, प्रोविंशियल यानी PCS जो अधिकारी हैं, वो भी इस कंपटीशन में भाग
ले सकते हैं। कौन कौन को मैंने बताया? लोकसभा के अभ्यर्थी होंगे, जैसे आप लोग हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कारपोरेट वकील, शिक्षाविद, और भी है कोई? और भी है? हाँ हाँ, बता रहे हैं, 1 मिनट। कारपोरेट हो ही गए। एक्सिक्यूटिव, अभियंता, इंजीनियर हो गए, चिकित्सक हो गए, हाँ अभियंता भी हो गए, अभियंता हो गए, चिकित्सक हो गए। ठीक, इन सारे पदों के लिए ओपन कंपटीशन हो, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये सब करेंगे। ये एआरसी, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई थी मनमोहन सिंह के रिजिम में। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। है क्या? प्रधानमंत्री नहीं थे? 14 तक थे। उन्हीं के रिजिम में गठन हुआ था। हाँ, उन्हीं के रिजिम में इसकी रिपोर्ट आई। मनमोहन सिंह अक्षरशः इसकी बात से सहमत थे, अक्षरशः थे। लेकिन इसे लागू करने के संदर्भ में 2017 में सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में एक ग्रुप बनाया गया, जिसे नाम दिया जाता है सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट। क्या नाम दिया गया? सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट, सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट 2017 में इसको बनाया गया। यानी सेकेंड एआरसी का मतलब यह हो गया कि इसने यह रिपोर्ट दिया कि अब लोक सेवा में उच्च पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। वजह कंप्यूटर का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, संचार का युग है, तकनीकी का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। समस्याएं विविध हो रही हैं, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि लोक सेवा को समर्थ बनाया जाए। और लोक सेवक को समर्थ तभी बनाया जा सकता है जब लोक सेवा में विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। विशेषज्ञों को शामिल करने का मतलब, किसी एक विषय में महारत हासिल किया हो, अपने विषय में महारत हासिल किया हो, डोमेन का एक्सपर्ट हो। जैसे डॉक्टर अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया है। समय बदल रहा है, और अगर समय बदलना है तो अपने आप को बदलिए। तो इसने क्या कहा कि इन उच्च पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। देख रहे हैं
उच्च पदों पर किसको नियुक्त किया जाए? विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। ये उच्च पद कौन है? सामने दिख रहा है। जितने पद हैं तकरीबन तकरीबन सारे पद को मैंने लिखा है। ये उच्च पद हैं। इन उच्च पदों पर डोमेन एक्सपर्टीज को, यानी जिसे किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो, उसको नियुक्त किया जाए। तो सेकेंड एआरसी ने कहा कि इन पदों पर नियुक्त करने के लिए ओपन कंपटीशन हो, खुली प्रतियोगिता हो, और उस खुली प्रतियोगिता में कौन शामिल हो? ये शामिल हो। ये डोमेन एक्सपर्टीज है? नहीं है। ये डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है। डॉक्टर अपने क्षेत्र में महारत हासिल नहीं किया, इंजीनियर नहीं है, शिक्षाविद नहीं है, कारपोरेट वकील नहीं होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्षेत्र का महारत हासिल होता है। ऐसे लोगों को उच्च पदों पर क्या किया जाए? लाया जाए। लाने के सिलसिले में 2017 में मोदी की सरकार ने सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट को बनाया, जिसमें सचिव लोग होंगे, विभिन्न सचिवालय के सचिव लोग होंगे। भाई कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे ही होंगे, गृह सचिव होंगे ही होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय से सचिव होंगे ही, ये लोग तो होंगे ही। और इसने क्या कहा कि हमें 10 संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी और 40 डायरेक्टर चाहिए। कितने? 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 40 डायरेक्टर चाहिए। अब ये आएंगे कहां से? राज्यों के पास तो है नहीं, उनके पास आईएएस अधिकारी की कमी पड़ गई। याद आया कुछ? वैकेंसी भाई पर ईयर कितने आईएएस के लिए वैकेंसी आनी चाहिए प्रॉपर? 180 मिनिमम। जरूरत 180 188 की है, और कितनी आती है? हर साल कमी हो जाती है। और वही 180 28 राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में बांटे जाते हैं कि नहीं बांटे जाते? भाई यूनियन टेरिटरीज भी कैडर होता है, आगुड़ जिसको बोलते हैं आप, और 28 राज्य भी हैं। तो जब उतने संख्या में किसी राज्य को अधिकारी मिलेंगे नहीं, तो वह राज्य प्रति वर्ष एक निश्चित कोटा में अपने अधिकारी को देगा, समस्या पैदा होगी। तब इसने सेक्टोरियल ग्रुप ने 2017 में कहा कि हमें 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 40 डायरेक्टर की जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार ने मान लिया। अब 2021 में लेटरल एंट्री की परीक्षा प्रॉपर वे में विज्ञप्ति के द्वारा जारी किया। समझ में आया कुछ? ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था, यह हमको जानना है। ऐसा क्यों किया गया? तो विश्व में 2 पैटर्न हम देखते हैं। विश्व में 2 पैटर्न देखते हैं। एक देखते हैं अमेरिका का। यहां पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। क्यों हमें विशेषज्ञों की जरूरत है, ये आप लोग समझ लें। राष्ट्रपति है अमेरिका का, एक ये मॉडल है, दूसरा ब्रिटिश मॉडल कहा जाता है। जो अमेरिका का मॉडल है उसमें अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है स्वयं कैंडिडेट होता है, और लोगों के बीच जाता होगा, नहीं जाता होगा, भाषण नहीं देता होगा। भाषण में क्या करता होगा? ढेर सारे वादा करता होगा, नहीं? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नीतियां बनाने की बात करता होगा कि अगर हम राष्ट्रपति बन गए तो हम ये आप लोगों के लिए करेंगे, वो करेंगे। वादे तो करते होंगे ना, हमारे देश में भी होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अब देखिए अमेरिकन राष्ट्रपति लोगों के बीच जाकर वादे कर रहा है कि यूएसए को यह बना दिया जाएगा, और वो 4 वर्ष के लिए आता है। इतने आता है ना,
4 वर्ष के लिए आता है। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जानते हैं क्या किया कि रहेगा 4 वर्ष। तो जो लोगों के बीच इसने वादा किया है उस वादा को पूरा कर सके, उसको पूरा करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह नेहरू के शब्दों में। ये लोगों के बीच जो वादा करके गए हैं, लोगों के बीच जाकर पब्लिक एड्रेस किए हैं, कुछ ना कुछ वादा करके गए होंगे, उस वादा को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा नेहरू के शब्दों में, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो मैंने स्वप्न देखा था लागू करने की, उसको मैं पूरा नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका, और उसमें मैं अपने नौकरशाही से हार गया। यह नेहरू का स्टेटमेंट कहा जाता है। जिस संविधान में नीति निदेशक तत्व शामिल किया गया, पहला संशोधन नेहरू के रिजीम में पास हुआ, उनका यह कहना कि लोक कल्याणकारी राज्य को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा नौकरशाही है, लॉर्डशिप है। आ गए, हटना है नहीं, पालथी मारकर बैठे हैं, पद सोपानिक व्यवस्था है। इसीलिए कहा जाता है कि नौकरशाही चलेगी तो बर्बाद भी कर देगी। इनके बारे में कहा जाता है कि बिना, ये ऐसे किल होते हैं जिनको अगर ठोक दिया जाए ना तो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है। कहावत है इनके बारे में, नौकरशाही के बारे में, ये क्या है, किल है। लोहे का किल देखें आप लोग, ऊपरा कुछ बना रहता है जिसको पकड़ के खींचने पे निकल जाता है। और नौकरशाही ऐसी किल है जिसमें वो होता ही नहीं, एक बार ठोक दिए तो निकाल नहीं पाओगे। यानी एक बार अगर नौकरी में चले गए तो फिर उसको हटा नहीं पाते हैं। नेहरू के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा, मैं सबसे पार पा लिया लेकिन लॉर्डशिप से पार नहीं पा पाया। लॉर्डशिप का सेंस होता है नौकरशाही, ब्रिटिश पैटर्न। अब देखिए यहां अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्वेसर्वा यही 4 वर्ष के लिए। तो जो लोगों के बीच वादा किया होगा, वहां के संविधान निर्माता वाकई में बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही स्मार्ट थे। स्मार्ट होने के पीछे वो इतिहास से सीखे थे। इन लोगों ने कहा कि जो आपने वादा किया, आपको 4 वर्ष का समय दिया जा रहा है, और इस 4 वर्ष के समय में आपको अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने नीतियों को पूरा करने के लिए जो प्रशासन में उच्च पद हैं उस पर आपको नियुक्त करने का अधिकार भी दिया जाता है, कि जिसको चाहे उसको नियुक्त करने। स्पॉइल सिस्टम समझ में आया कुछ? नहीं? किसको? जो उच्च पद हैं प्रशासन में, जो उच्च पद हैं, उन उच्च पदों को किसको ला दे? एक उदाहरण के लिए, आदि। एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं बस, कि जो लोगों के बीच वादा किया है 4 वर्ष में पूरा करेगा, तो ये वहां का राष्ट्रपति न कह पाए कि हमें फलाने की मदद नहीं मिली। इसलिए भाई तुम्हें यह अधिकार दिया जाता है कि प्रशासन के उच्च पदों पर अपनी इच्छानुसार लोगों को नियुक्त कर दो। तो विषय विशेषज्ञों को क्या करता है? वो नियुक्त करता है, सचिव बना देता है, डायरेक्टर बना देगा। है? वही तो कैबिनेट आ रहा है। इस समझ रहे हैं आप कि प्रशासन में उच्च पदों पर उसे नियुक्त करने का अधिकार, हालांकि सैद्धांतिक रूप से आपको यह मालूम होगा कि राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन उसकी नियुक्ति तभी बाध्य होगी जब सीनेट अपनी अनुमति दे। लेकिन अधिकांशतः सीनेट अनुमति दे देता है, जिसको हम सीनेटोरियल कर्टिस कहते हैं।
सीनेटीय शिष्टाचार कहा जाता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के मार्ग में रुकावट नहीं बनता है। प्रशासन में उच्च पदों पर जिसको तुमको नियुक्त करना है, तकरीबन 20% उतने पद होते हैं उच्च पद। भाई 100% तो उच्च पद नहीं होंगे ना। जितने ऊंचे पद होते हैं उन सारे के सारे ऊंचे पदों पर अमेरिका का राष्ट्रपति विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। तो आप बताइए कि वो वर्तमान चुनौतियों का सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? है? नहीं कर पाएगा। आप बताइए कि अगर कोई पुल बन रहा हो और उस पुल में कोई ना कोई मंत्रालय होगा, उस मंत्रालय का सचिव राष्ट्रपति ने किसी बड़े विख्यात विशेषज्ञ इंजीनियर को सचिव बना दिया गया, तो पुल बनेगा तो चलने पे टूटेगा नहीं, लगेगा कि हां पुल बना है। हमारे वहां समझ में आ गई मेरी बात? आया? ये प्रशासन में उच्च पदों पर विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करने से उनका व्यावसायिक दृष्टिकोण हो जाता है। दृष्टिकोण कैसा होगा? व्यावसायिक। अगर बेहतर नहीं काम करेंगे तो राष्ट्रपति बजा देगा, लाया हूं भक्त। समझ में आ रही मेरी बात? आप लोग चीजों को सोचने की कोशिश कीजिए। व्यावसायिक दृष्टिकोण होगा, प्रदर्शन उनका अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा जबरदस्ती होगा। उसको मालूम है कि लाया इसलिए है, नहीं किया कि लाठी से बजाएगा। कार्यों में रुचि पैदा होगी। आप कहेंगे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जिस दिन सोच लेंगे कि पढ़ने में मन नहीं कर रहा, बाबू जान गया तो लठ मारेगा, अपने आप रुचि पैदा होगी। हाँ, वापस राइट टू रिकॉल। हम चीजों को सोचते नहीं है, समझते नहीं है। अनुत्तरदायित्व, जिम्मेदारी का भाव है। जिम्मेदारी का भाव, यहां पर जिम्मेदारी है। उसको मालूम है कि हमको इसी कार्य को बेहतर करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो करेगा ही। नहीं करेगा जाएगा। तो जब करेगा तो दृष्टिकोण कैसा होगा? व्यावसायिक दृष्टिकोण होगा, प्रदर्शन बेहतर होगा, कार्यों में रुचि होगी कि नहीं होगी? होना ही होना है। तो जब कार्यों में रुचि होगी तो सेवा की उपलब्धता होगी। सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी, होना तय। व्यावसायिक का मतलब होता है टू द पॉइंट्स, जो आपको दिया गया है करिए। कारपोरेट जगत में जब हम जाते हैं तो प्रोफेशनल अप्रोच हो जाता है, उसी को हिंदी में व्यावसायिक दृष्टिकोण कहा जाता है। 10 बजे जाना है तो चाहे जाइए नंगे, जाएंगे 10 बजे। अगर 10 बजे के बाद गए कि सैलरी गई। और सरकारी नौकरी में व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव है। क्यों दृष्टिकोण का, व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव है? पद सोपानिक व्यवस्था। पद सोपानिक व्यवस्था, एक निश्चित समय पर प्रमोशन होगा ही होगा, आए चाहे जब, सैलरी। समझ में आया? ये उसे व्यावसायिक दृष्टिकोण में बाधा पैदा कर देता है, जो पद सोपानिक व्यवस्था है। पद सोपानिक व्यवस्था लोक सेवक के व्यावसायिक दृष्टिकोण में बाधा पैदा कर देता है। तो इसलिए सेकंड एआरसी ने कहा कि प्रशासन में उच्च पदों में संयुक्त सचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ उन पदों को खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती किया जाए। किसको लिया जाए? जो विषय विशेषज्ञ। जब विषय विशेषज्ञ होंगे तो दृष्टिकोण व्यावसायिक होगा, कार्यों में रुचि पैदा होगी, बेहतर प्रदर्शन होगा और लोगों को सेवाएं बेहतर दी जा सकती हैं। जो कार्य करेगा उसके लिए जिम्मेदार
ठहराया जाएगा। इस चीज की शुरुआत कहां हुई देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब ये चीज आप लोग जानिए कि ऐसा ही, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन हम जिस नौकरशाही को एडॉप्ट किए हैं, और नौकरशाही का मॉडल ब्रिटिश मॉडल है। और ब्रिटेन की जो नौकरशाही है वो मैक्स वेबर के मॉडल पर आधारित है। नाम सुने होंगे मैक्स वेबर का, जर्मन वैज्ञानिक था। कहां का था? जर्मनी का था, ब्रिटेन का था, दोनों में से कहीं ना कहीं का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ब्रिटिश मॉडल, जिसे मैक्स वेबर मॉडल कहते हैं। मैक्स वेबर ये है। इसी ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है, क्योंकि जान लीजिए परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। तो आप लोग किस में आएंगे? परंपरागत में, करिश्माई में, वैधानिक में आते हैं। हाँ, वैधानिक में आते हैं। परंपरागत में जो राजा वगैरह लोग थे, और करिश्माई में जैसे जवाहरलाल नेहरू, करिश्मेटिक पर्सनालिटी कहा जाता है, वो करिश्माई व्यक्तित्व के लोग थे। जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में करिश्माई व्यक्तित्व है, मानना ना मानना अलग है, लेकिन वाकई में एक व्यक्ति हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर लोगों के बीच में प्रोजेक्ट हुआ है, इसलिए लोग 2 साल से देख रहे हैं, अगली बार हो सकता है फिर देखेंगे। तो इसको करिश्माई सत्ता कहते हैं। क्यों नहीं हो सकता है क्या भाई? हम नकारात्मक ही क्यों सोचें? अच्छा सोचें, ठीक है। तीसरी सत्ता वैधानिक सत्ता कही जाती है। वैधानिक सत्ता का मतलब जो कानून के अनुसार पद को प्राप्त करते हैं, और यही पूरी दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। मैक्स वेबर का ये मॉडल है। ब्रिटिश मॉडल था। अब ब्रिटिश मॉडल में भी वही रुकावट थी। सोच लीजिए आप, वही पद सोपानिक, प्रोन्नति निश्चित समय पर होगा, लाल फीताशाही होगी, कार्यों में देरी होगी, होना ही होना है, वो सारी समस्या। लेकिन ब्रिटेन ने इस चीज को भांप गया, ब्रिटेन इस बात को भांप गया, और ब्रिटेन ने क्या किया कि डोमेन एक्सपर्टीज को, विषय विशेषज्ञों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त करने लगा। और ऐसा करने वाला ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहला देश था। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका तो मॉडल ही वैसा ही है, लेकिन ब्रिटेन देखिए, ब्रिटेन ने क्या किया? संचार का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। संचार प्रौद्योगिकी के समय में लोक प्रबंधन में सुधार जरूरी है। पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म जिसको कहा जाता है, लोक प्रबंधन में सुधार जरूरी है। और लोक प्रबंधन को लोक सेवा प्रबंधन बना दिया उसने। टर्म यूज देख रहे हैं आप, लोक प्रबंधन। को प्रभावी लोक सेवा प्रबंधन, इस क्षेत्र में इसने रिफॉर्म किया ब्रिटेन। लोक प्रबंधन के क्षेत्र में जबरदस्त इसने सुधार किया, और सुधार करते हुए उसने कहा कि अगर इसे हमें इफेक्टिव करना है, प्रभावी बनाना है, अगर इसे प्रभावी बनाना है तो 2 चीजों को फोकस करना होगा। 2 चीजों को फोकस करना होगा, एक उपभोक्ता को और दूसरा सेवा को। किसको? सेवा और दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता समझ रहे हैं? हाँ, हम सारे लोग। हाँ, यानी लोक सेवा प्रबंधन में ऐसा सुधार किया जाए जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा उपलब्ध हो सके।
और ये वही कर सकता है लोक सेवक जिसे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो। ब्रिटेन किया, ब्रिटेन के साथ साथ आप देखेंगे कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, ये वो देश हैं जिन देशों ने प्रशासन में उच्च पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त शुरू कर दिया है। ऐसा करने के पीछे वजह ये भी जानिए, ऐसा करने के पीछे वजह जान लें आप। जनरली ये माना गया कि जो सिविल सर्विसेज, जो आईसीएस होता था हम लोग देश में भी वहां पे भी, तो इनको समानज्ञ बोलते हैं। जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के 2 टाइप्स होते हैं, बताया था ना, डेवलपमेंट में ही बताया था कि शाही सेवा को 2 भाग में बांटा गया था, है ना। तो जो सिविल सर्विसेज होता 2 होता है, एक अखिल भारतीय होता है और दूसरा केंद्रीय सेवा। और इस केंद्रीय सेवा में भी आप देखेंगे तो तकरीबन 25 सेवाएं होती हैं। केंद्रीय सेवाओं में तकरीबन 25 सर्विसेज होती हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, आईआरएस सुने होंगे, आईआरटीएस सुने होंगे, और आप लोग उसको सुने होंगे, उसको सिविल ऑडिट, डिफेंस ऑडिट के भी पद होते हैं। फिर रेलवे में आप लोग सुने होंगे, रेलवे इंजीनियर के लिए ऐसे पद होते हैं। तो इसमें से अगर आईआरएस को और आईआरटीएस को निकाल दिया जाए तो इसके अलावा जितनी नौकरियां हैं ना, जैसे आईएएस सुने होंगे आप, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये वही बच्चा देता है जो इंजीनियरिंग किया हो। वैसे ही एक एग्जाम होता है सांख्यिकी का, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे होते हैं, स्टैट्स वाले। वैसे ही इंडियन मेडिकल सर्विसेज होता है, और भी ढेर सारे एग्जाम होते हैं। ये सब क्या हैं? अपने अपने क्षेत्र के क्या हैं? विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ। लेकिन इन लोगों के बारे में आप देखेंगे, ये रेलवे से जुड़े हैं, रेलवे कह रहा हूं, आईआरएस है ना, इंडियन रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज है, ये भी रेलवे से जुड़े हैं। अब बाकी सब अपने अपने से जुड़े हैं। ये ऐसा खिलाड़ी है ना, ये ऐसा खिलाड़ी है जो समानज्ञ होता है। जनरली आईएएस को हम जो बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज को, ये समानज्ञ होते हैं। समानज्ञ का मतलब मानवीय विषयों को पढ़े हुए होते हैं, जैसे इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, लोक प्रशासन हो गया, हिंदी साहित्य आदि आदि। इनको मानविकीय विषय बोलते हैं। तो इसमें जो जनरली सिलेक्शन होता है, होता नहीं है, होता था, वो कौन होते थे? समानज्ञ होते। सही है ना स्पेलिंग? समानज्ञ, हाँ? सही है? गलत नहीं है बेटा, पढ़िए, गलत है। हाँ, एक बार आ गया मुंह में ना, गलत है।
यह लड़ाई आज से नहीं, शुरू से चल रही है। समानज्ञ बनाम विशेषज्ञ, जनरलाइज्ड वर्सेस स्पेशलाइज्ड हिंदी में कहते हैं, समानज्ञ और विशेषज्ञ। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज में है, इनकी बात जान लीजिए कि ये केंद्र और राज्य में रहते हैं। भाई पूरे देश में कैडर होता है, केंद्र में भी होते हैं, राज्य में भी रहते हैं, लेकिन इनका कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता, इनका अपना एक डिपार्टमेंट है। समझ में आया? इंजीनियर कोई है तो इसका अपना एक डिपार्टमेंट है, लेकिन यह जब जाएगा तो इसका बाप होके जाएगा। जब यह जाएगा इसके डिपार्टमेंट में तो इसका बाप होके जाएगा। समझ में आया? तो समानज्ञ को वरीयता दे दी गई, किस पर? अब यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि भाई चलिए यह इसको सुझाव देगा तो बेहतर सुझाव देगा, लेकिन यह सुझाव क्यों दे? आप क्यों ना विशेषज्ञ हो? अभी विशेषज्ञ हो सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? एक आईएएस आप बन गए इतिहास, दर्शन शास्त्र या कोई भी विषय करके, तो यह माना जाता है कि आप समानज्ञ हो और आपके पास विवेक है, समाज को टैकल करने की क्षमता है आपके पास। ये तो इससे कोई सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। इंटरव्यू आपने फेस कर लिया और फाइनली आप सिलेक्ट हो गए, तो ये अपने आप स्वयं सिद्ध है कि आपको समाज को जांचने की क्षमता है। भीड़ हो गई तो भीड़ क्या सोचती है उसको टैकल करने की क्षमता है, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता है। सब है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन उस गांव में अगर पुल बनाना हो तो पुल की डिजाइन कैसी हो, वो आईएएस बेहतर नहीं बता सकता है, विशेषज्ञ की जरूरत होगी। एक 15 साल से 10 साल से 15 साल से और 10 साल से अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया है तो आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जितना वो बेहतर कर सकता है उतना एक सामान्य नहीं कर सकता है। तो इन देशों ने अपना लिया, इन देशों में अपना लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अपनाया नहीं गया था, समय समय पर ऐसा किया गया। समय समय पर कांग्रेस के रिजीम में खूब हुआ है। कांग्रेस के रिजीम में आप लोग देखेंगे तो नाम सुने होंगे, कलाम साहब का नाम सुने होंगे, सुने हैं? कलाम साहब भी सचिव स्तर के रैंक पर थे, डियर, सुने होंगे आप लोग, सचिव स्तर के थे। सचिव स्तर समझ रहे हैं आप कि आईएएस की प्रॉपर नौकरी 25-30 साल करने के बाद सचिव के स्तर पे पहुंचते हैं। कलाम साहब ने कोई एग्जाम दिया था क्या यूपीएससी का? सचिव स्तर पे थे, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इस्तेमाल हुआ, मिसाइल की दुनिया में कहां पहुंचे? एक आईएएस अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता था। समझ में आया? मनमोहन सिंह आपके सामने है, ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट थे, भारत आए, बुलाया गया था, आए नहीं, बुलाया गया, बुलाया गया था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा होता है। समझ में आ गया? मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा, और मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री अपने मंत्रालय का सर्वे सर्वा होता है, और उस मंत्रालय का सचिव उसके अंडर में काम करता है। और कलाम को सचिव स्तर का रैंक था। कलाम कह रहा हूं, मनमोहन सिंह को योजनाओं के उपाध्यक्ष, सलाहकार बनाए गए, आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, नहीं बनाए गए। अब तो विडंबना है कि इतिहास का पढ़ने वाला आरबीआई गवर्नर बन जा रहा है। हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार इस चीज को एक बढ़ावा दे रही है कि जो विशेषज्ञता हासिल करने वाले लोग हैं उनको लाने की जरूरत है। बहुत अच्छी चीज है, पहल कर रही है, ला भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई के गवर्नर के रूप में इतिहास वाले विद्यार्थी को क्यों ला रहे हैं? लाया गया था? नहीं लाया गया था। इतिहासी के छात्र थे ना, कि इकोनॉमिक्स के एक्सपर्टीज थे, इतिहास के विद्यार्थी थे। हाँ,
चलिए वो एक मैं रखता हूं, कलाम साहब और मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया आप लोगों को। विजय केलकर का नाम सुने होंगे आप लोग। अरे केलकर समिति का नाम सुना है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप लोग। विजय केलकर भी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट थे, वो भी चीफ एडवाइजर थे भारत सरकार के। और चीफ एडवाइजर का मतलब समझ गए आप, सचिव स्तर। विजय केलकर आप लोगों को बताया। वैसे ही बिमल जलान थे, वो भी चीफ एडवाइजर थे, इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर थे। सुब्रमण्यम का नाम सुने हो आप लोग। रूसी मोदी का नाम सुना होगा आपने। रूसी मोदी टाटा स्टील वाले जो सीईओ थे, नौकरी उनकी खत्म हुई। भारत सरकार ने कहा कि आइए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के हम आपको चीफ बनाते हैं, बना दिया। मौजूदा वक्त में मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं, उस वक्त की बात सोचिए जब वर्गीस कुरियन को दुग्ध उत्पाद का डायरेक्टर बनाया गया था। कोई एग्जाम दिए थे, विशेष ज्ञान था, विशेषज्ञता हासिल थी। वर्तमान समय में राजेश कोटेचा हैं, गुजरात के, आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, आयुष मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। कोई एग्जाम दिए? एक आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद मंत्रालय को जितना बेहतर कर सकता है, एक सामान्यज्ञ नहीं कर सकता है। इस सरकार के पहले होता रहा, ऐसा नहीं कि नहीं होता रहा। विशेषज्ञों को किसी न किसी क्षेत्र में सचिव बनाया जाता रहा, निदेशक बनाया जाता रहा। इस सरकार ने क्या किया कि सेकेंड एआरसी ने जब अपनी रिपोर्ट दी कि हमें प्रशासन में उच्च पदों पर संयुक्त सचिव और उसके बाद के जो पद हैं, संयुक्त सचिव और उसके बाद के जो नीचे पद हैं, फला फला पद, उन पदों पर विशेषज्ञता को लाया जाए, यानी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। उसके लिए एग्जाम, पहले एग्जाम का कोई प्रोसेस नहीं था, अब उसको संस्थागत कर दिया गया, एक प्रोसेस में ला दिया गया, एक प्रक्रिया बना दी गई। और उसी प्रक्रिया के तहत 2021 में वो विज्ञापन जारी हुआ जिसे आपने नाम दिया था लेटरल एंट्री। सही था कि गलत था? कभी विरोध करिएगा मत। प्रोसेस पे हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जा रहा है वो उद्देश्य गलत नहीं है। आज जरूरी है कि प्रौद्योगिकी के समय में जब ई शासन की बात कही जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात कही जा रही है, गुड गवर्नेंस के पार्ट के रूप में ई शासन आता है। और ई शासन का मतलब कि सरकार जो भी काम करी उस काम को करने में तकनीकी का इस्तेमाल करेगी। तो तकनीकी का इस्तेमाल, आप बताइए कि पेटीएम में एक आईएएस ऑफिसर बेहतर जानता होगा कि उस पेटीएम का जो सीईओ होगा वो जानता होगा, तो उसको डायरेक्टर बना दिया जाए। समझ में आया है? इतना हो गया। चलिए अब आते हैं उस पे कि ऐसे लोक सेवाओं के संदर्भ में, लोक सेवा पब्लिक सर्वेंट के संदर्भ में उनके अंदर क्षमता है, उस क्षमता को कैसे विकसित किया जाए। मैं कहा था कि आऊंगा तो लेके आऊंगा, किसको? देखिए लेके आ गया। 2017 में लेके आया, 2021 में भी बताया, अब लास्ट में बताने जा रहा हूं। हाँ क्या 24 में भी लेके आए? बिल्कुल आएंगे भाई। देश के लिए अगर वही अच्छा है तो वही अच्छा है। देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है ना? देश को आगे बढ़ाने की, जिसके नेतृत्व में देश आगे बढ़े। ये अलग बात है कि जो कार्रवाई 10 दिन पहले करना चाहिए था, शिक्षा लेदर होने के बाद 10 दिन के बाद किया गया। सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, आजकल चल रहा है कि जो कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए थी वह कार्रवाई छीछा लेदर होने के बाद की गई, वैश्विक स्तर पे। सुने होंगे आप लोग। ऐसे गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। हमें यह अधिकार नहीं है कि किसी धर्म के प्रवर्तक या जिसमें आपकी विश्वास हो उसके खिलाफ हम टीका टिप्पणी कर सकें। मैंने ये बात हमेशा कहा है कि अगर आप ये कहें कि सर ये पर्स है
मैं कहूं कि बटुआ है, या इस चीज को ये कह रहा है कि ए है, ये कह रहा है बी है, आपकी इसकी आस्था इस पर है, इसकी आस्था इस था, अपने आस्था के अनुसार लोग बता रहे हैं। अब ये वाकई में ए है या बी है, इसका फैसला जुडिशरी करेगा। भाई प्रमाण बताने का अधिकार उसको है कि है या नहीं है, और जो फैसला देगा सबको मान्य होगा। इसी दौरान आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि ये किसने हवा दी? मीडिया वालों ने ही तो हवा दी, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तो हवा दी। जब आपको मालूम है कि हमारे धर्म का विषय है कि एक सनातन धर्म के मानने वाले या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जिनका जो महादेव पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं और शिवलिंगी की पूजा करते हैं, तो जब आपको मालूम है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये नहीं है, दूसरा पक्ष कह रहा है ये है, तो उस पर डिबेट क्यों करवा रहे हो? डिबेट करवाने का मतलब कि आस्था के साथ मजाक कर रहे हो आप। डिबेट को रोकवाओ ना, आप डिबेट को रोकवाओ। नतीजा क्या निकला कि डिबेट हुआ और हमारे धर्म के साथ मजाक हुआ, जिसकी वजह से हमको भी गुस्सा आया और हमने भी ये बात कह दिया। नूपुर शर्मा, फिर जिंदल ने भी कह दिया, ये दिल्ली वाले। नतीजा यह हुआ कि पहली बार जिन देशों के साथ भारत के बहुत सनातन रिलेशन रहा है, बहुत पुरातन रिश्ता रहा है भारत का हमारे देश के साथ, उन देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई। और जो हमारे राजदूत वहां पर है उनको बुलाया गया और अपना विरोध और माफी मांगने के लिए कहा गया, जिस पर भारत सरकार एक्शन ली और उन दोनों को पार्टी से क्यों आपने अभी किया? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि 18 राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है। मजाल नहीं कि कोई एक किल गायब हो जाए। ईंटा हिलाना तो दूर की बात है, आप बोलिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें क्यों होती हैं जब योगी जी के द्वारा ये बातें कही जाती हैं, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई? असामाजिक तत्व केवल एक ही है। असामाजिक तत्व की कोई एक विशेष पहचान है? गंदे तो हर समाज में है, हर धर्म में है, हर क्षेत्र में है, तो गंदों के खिलाफ फिर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर कोई सवाल आ गया क्या भाई, लेटरल एंट्री में एग्जाम होगा? हाँ भाई मिथुन, तभी ना प्रोसेस दे दिया गया है, उसी की बात हो रही है। अब सतर्क रहिए कि प्रशासन में उच्च पदों पर अब कंपटीशन होगा। हाँ, अब कंपटीशन होगा। अब डायरेक्ट जो है कि आप लोग डायरेक्टर बन जाएंगे, यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट डायरेक्टर बन जाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। लेकिन इस पर सरकार दो तरीके से काम कर रही है। मैंने एक बात बता दें कि सरकार दो तरीके से काम कर रही है। एक कि पहले जब आप आईएएस हो जाते थे तो ट्रेनिंग के लिए आप लोग लबासना जाते थे, 12, 6, 18 महीने फील्ड में आते थे। अब वहां जब जाएंगे ना, ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के बाद आपको एडिशनल सेक्रेटरी बनाकर केंद्र में भेज दिया जाएगा, सचिवालय से जोड़ दिया जाता है। एज जिसको समझ लीजिए डायरेक्ट समझ लीजिए एसडीएम बना दिया जाएगा, और आपको सचिवालय में रहकर लेटर लिखना सिखाया जाता है, ड्राफ्टिंग करना सिखाया जाता है, कैसे किसी के को लेटर प्रस्तुत किया जाता है। ये सारी चीजें आपको तकरीबन 3 महीने तक सिखाई जाती है। अब वहां से तुरंत आप सेक्रेटरीट में जाएंगे एडिशनल सेक्रेटरी बनके, असिस्टेंट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, एसडीएम के रूप में, ताकि कार्यालय से संबंधित जानकारी आपको मिल सके, तो उस क्षेत्र के बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। यह तो रही बात। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट हैं, इन पब्लिक सर्वेंट में उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, और उस बैठक में राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। किसको? प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और राष्ट्रीय सिविल सेवा
क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। किसको मंजूरी दी गई? मंजूरी दी गई। इसको पूरा नाम अंग्रेजी में कुछ होगा, हमको नहीं याद आ रहा है, संक्षेप में कुछ ना कुछ है। क्या है संक्षेप में? क्या है भाई? कहाँ गया होगा आपके? हमने कहा ना कि इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा आप लोग। हाँ ना, बहुत बढ़िया नोट्स है। एनपीसी, एनपीसी, एससीएस, एनसीबी, एनपीसी, एनपीसी, एनपीसी और एससीबी, यही है ना? ये इसका संक्षेप में नाम है। अब जो होगा उसको पूरा कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इसको क्यों दिया गया? उद्देश्य क्या था? तो हम लोग अक्सर ये सुनते हैं। हम लोग क्या सुनते हैं? आईएएस अधिकारी हो गए 8 तरीके। सब किनारे, है ना? हम अपने परंपराओं से, हम अपने संस्कृति से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं और जड़ों से भी दूर हो जाते हैं। देखो आप क्यों लाया गया। प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इसको मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था कि लोक सेवाओं में भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से जोड़ने के लिए लाया गया कि लोक सेवक भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, लोगों की संवेदनाओं से जुड़े रहें और विश्व की जो श्रेष्ठ पद्धतियां हैं उनसे सीखें और अपने जड़ों से जुड़े रहें। चीनी मॉडल कहा जाता है इसको। चीन को यही कहा जाता है कि उसने दुनिया की हर बेहतर चीजों को सीखा किंतु अपने जड़ को पकड़े रहा। चीनी भाषा छोड़ा, हम अपनी भाषा छोड़ दिए। आगे बढ़ने का फार्मूला होता है अपनी चीजों को कभी मत छोड़ो। भाषा केवल पहचान है अभिव्यक्ति की, और कुछ नहीं है। तो क्या कहा कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई जिससे सिविल सेवक भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से न केवल जुड़ा रहे बल्कि विश्व की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे। इसलिए लाया गया। इतना आया? नहीं लाया गया है? किस लिए लाया गया बताओ? पुरानी सभ्यता से। पुरानी सभ्यता से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोक सेवक। हाँ संवेदना से जुड़े रहे हैं, विश्व की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ठीक है? इसे लागू करने के लिए, इस चीज को लागू करने के लिए एकीकृत सरकारी
ऑनलाइन प्रशिक्षण, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को लागू करने की बात की गई। इसे लागू करने के लिए क्या कहा गया? इसे लागू करने के लिए कहा गया कि एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को स्थापित करते हुए इसे क्रियान्वित किया जाए। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म कहा जाता है इसको। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है या उद्देश्य क्या है? तो ये थीम आपके सामने है, ये थीम आपके सामने है, इसी के लिए लाया गया और इसी को लागू करने के लिए, इसे स्थापित करने की बात कही गई है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को स्थापित करने की बात की गई है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं और बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। जब मैं तैयार कर सकता हूं तो आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। लिखना है आपको। इसके सिद्धांत में कहा गया, इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इस राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिसमें से कई हैं, हमको लग रहा है कि तकरीबन 8 हैं, 8 सिद्धांत हैं। जिसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। जैसे क्या कहा गया कि नियम आधारित जो प्रबंधन है, प्रबंधन किस आधार पर आधारित होता है? नियमों पे। मैं बता चुका हूं कि नियम हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं, परंपराओं से जकड़े हुए हैं। तो क्या कहा कि नियम आधारित प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग किया जाए, यानी भूमिका आधारित तब बनाया जाए प्रबंधन। किसकी क्या भूमिका है? आपके नोट्स में है सब, जो ये बटा होगा ना, ये है आप लोगों के पास, होगा ना? होगा, है? कितने लोगों के पास नहीं है? ले लीजिएगा आप लोग, है ना? नए हैं क्या? समझ में आ रहा है? आज पहला दिन है क्या? हमको, मैं तो भाप ही नहीं पाया। अच्छी बात है। देखिए, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं और इसी का मैंने स्टडी किया और लिखा भी है। 8 सिद्धांत हैं इसमें, है ना? 8 बातें बताई गई हैं। तो कम से कम हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से हमारा मेंस तैयार होगा, पीटी हम कर सकते हैं। क्या कहा गया? जो मोटी मोटी चीजें हैं ये जान लीजिए कि जो बातें मुख्यतः कही गई वो ये कहा गया कि नियम आधारित प्रबंधन को बदला जाए और भूमिका आधारित प्रबंधन लाया जाए। दूसरी ये बात कही गई कि ऑन साइट सीखने की पर जोर दिया जाए। ऑन साइट सीखने की एक पद्धति होती है। ऑन साइट सीखने की पद्धति जानते हो आप लोग? ये जो चल रहा है ये ऑन साइट है। ऑन साइट कह रहा हूं, ऑफ साइट। ऑफ साइट सीखने की पद्धति, और ये क्या है? ऑन साइट। तो दोनों को साथ लेकर चलाए, यानी ऑन ऑफ साइट सीखने की पद्धति को मजबूत करने के लिए ऑन साइट पद्धति पर बल दिया जाए, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हों? पूरक बनाए जाए। हाँ, जो पब्लिक सर्वेंट हैं न केवल ऑफ साइट सीखने की पद्धति पर बल दें, वो तो सिखाई जा रहा है। देखते होंगे ना कि सिविल सर्वेंट आते होंगे तो उनके बीच सेमिनार होता होगा,
भाई बड़े बड़े लोग बुलाए जाते हैं उनके बीच, वो लोग सेमिनार में बोलते हैं, तो ये ऑफ साइट सीखने की पद्धति है। तो ऑन साइट सीखने की पद्धति पर भी बल दिया जाए कि इससे भी आप सीख सकें, कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति की बात को आपको सुनाया जाए, बैठ के देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और भी कही गई बातें कि जो शिक्षण सामग्री होती है, जो संस्थाएं हैं और जितने कार्मिक हैं, कार्मिक का मतलब जो कर्मचारी हैं, तो लोक सेवक कर्मचारी है कि नहीं है? लोक सेवक कर्मचारी है कि नहीं है? वर्कर नहीं है, ऑफिसर है। लोकतंत्र में ऑफिसर लोकतंत्र में जनता स्वामी है और आप लोग नौकर कहिए हाँ, सेवक। देख रहे हैं, सर्वेंट, सेवक। और नौकर कहने में क्या जाता है? देख रहे हैं, शब्दों की माया है बस। नौकर, उसी नौकर भी शाही अंदाज में, नौकर भी शाही अंदाज में। तो सोचिए कि राजा कैसा होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय 10-10 करोड़ की ड्रेस पहनते हैं, 10 लाख का, 10 लाख का। देखिए हाँ, नौकर शाही अंदाज में, तो सबसे बड़ा नौकर किस अंदाज में होगा? भाई प्रधानमंत्री से बड़ा हमारे देश में कोई नौकर, वो बार बार कह चुके हैं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं चौकीदार हूं। किसका? अपने स्वामियों का। स्वामी चैन की नींद सोएगा तब मैं जब चौकीदारी करूं, कैसे लठ लेकर। कानून दिन में जागता है, कानून दिन में जागता है, इसलिए चोरी नहीं होती। राजा रात में सोता है, फिर चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि रात में दंड जागता है। यह दंड का भय है जो चोरी होने नहीं देता। तो इसलिए उनको मैं कहता हूं चौकीदार है। तो जो शिक्षण सामग्री है और जितनी भी संस्थाएं हैं और जो कार्मिक लोग हैं, जो भी कार्मिक हो, जो काम करने वाले लोग हों, उनका साझा एक परिसंच, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक साझा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। यानी सारी संस्थाओं और सारे कर्मियों का एक साझा मंच तैयार किया जाए। और उस साझा मंच में देखो क्या कहा जा रहा है कि एक साझा मंच तैयार किया जाए। अधिरचना परितंत्र जिसको लिखा होगा कि अधिरचना परितंत्र का निर्माण किया जाए, एक साझा, कि जैसे ऐसा मंच हो जिसमें केवल मैं ही पार्टिसिपेट ना करूं बल्कि सारे लोग शामिल हों। एक ऐसा मंच होना चाहिए। दूसरी बात तीसरी बात क्या कही जा रही है कि जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक के जो पद हैं, लोक सेवक के पदों की जो भूमिका है, जो गतिविधियां हैं, और दक्षता के जो ढांचे हैं, एफिशिएंसी के जो स्ट्रक्चर हैं, उसके संबंध में जो डेटा हो उसको अद्यतन किया जाए, यानी नया बनाया जाए। और जो उसकी विशेष सामग्री हो उसको भी अपडेट किया जाए, रेलेवेंट बनाया जाए। उद्देश्य कुल मिलाजुलाकर इस राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास का यही था कि सिविल सेवकों में ऐसे क्षमता का विकास किया जाए जिससे सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सके। और जब हम शासन प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे तो सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी, सेवा की उपलब्धता का विस्तार होगा और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकेंगी। अब ये आप जान लीजिए कि जो आप देख रहे हैं आईगार्ड प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया, आईगार्ड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इसके लिए सरकार 2021, 2021 और 24-25 यानी 5 वर्षों के लिए तकरीबन 400 कुछ करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, तकरीबन इतना करोड़ कहा गया कि 40 लाख कर्मियों के लिए लाया गया, जो कार्मिक हैं, प्रशिक्षण हो सके, क्षमता का विकास हो सके।
उद्देश्य क्या है? अब अंतिम हम उद्देश्य पे आ जाएं। आईगाट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का कहें या राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का, इसी के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अपने पब्लिक सर्वेंट को क्या करना? क्रिएटिव बनाना, रचनात्मक बनाना, क्रियाशील बनाना, एक्टिव बनाना, नवाचार बनाना, इनोवेटिव, नई समस्याएं नया समाधान, नई सोच। कोई सोचा था कि कभी प्रधानमंत्री बोलेगा कि हम इतने करोड़ लोगों के गधा हैं? इनोवेटिव, इनोवेशन है, नया इनोवेशन है जो राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। कभी कोई सोचा था कि कोई कहेगा कि इतने करोड़ लोगों का मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार का मतलब कि लोगों की भावनाओं से अपने आप को लाकर जोड़ दिए वो लोग। अरे चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा होकर चौकीदार कह रहे हैं, अच्छा अच्छा। नया इनोवेशन है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। ऑफिसर आप बन जरूर रहे, लेकिन आपका उद्देश्य है कि जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले व्यक्ति तक पहुंचे, और पहुंचेगा तब जब आप उससे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। और नौकरशाही हमें जुड़ने नहीं देती, नौकरशाही जुड़ने नहीं देती। इसलिए सेकेंड ARC ने कहा है कि जब इसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाए तो तीसरे पक्ष को शामिल किया जाए, और 14 वर्ष के बाद अगर कार्य की समीक्षा, तो 20 वर्ष के बाद उसके प्रदर्शन की समीक्षा। अनफिट पाओ, और अनफिट पाने का मतलब कि अगर लोगों की सेवा के लिए जो कार्यक्रम लाए गए उसका अगर यह बेहतर ढंग से लागू नहीं किया तो प्रदर्शन बेकार है। तो भैया जाओ अपने घर विशेषज्ञ को लाएंगे। समझ में आया? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पब्लिक सर्वेंट को रचनात्मक बनाना, क्रियाशील बनाना, ऊर्जावान बनाना, व्यवसायिक बनाना, नवाचार बनाना, आदि आदि। यही इसका उद्देश्य है। अब देखिए इस उद्देश्य में हम सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, यानी नौकरशाही पटरी पे आ पाती है या नहीं आ पाती। आगे आएगी उम्मीद इस बात का है, क्योंकि जब तलवार गर्दन पे लगती है ना तो हर आदमी राइट टाइम हो जाता है। गर्दन पर तलवार लगा लीजिए और ना बिल्ली को बुआ कहे तो कहिएगा। तो गर्दन पे तलवार का सेंस नौकरशाही के बारे में यह है कि जब नौकरी ही खतरे में पड़ जाए, जब नौकरी को यह कहा गया कि अब आपके प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन होगा, तो जब प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा तो कहानी खत्म, नौकरी करिए। तो हर आदमी के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, टारगेट दिया जाएगा कि ये टारगेट आपको इतने समय में हासिल करना है। अगर उस टारगेट को आप हासिल नहीं कर पाए तो भैया आप किनारे जाइए। और यह बेहतर तरीका है डेमोक्रेसी के लिए। समाप्त हुआ है? अरे बाप रे बाप, चलिए समाप्त तो हो गया। तो अब पढ़ाई उड़ाई करेंगे आप लोग? कहां पर? पढ़ाई खूब करिए एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए जहां भी पढ़ें एग्जाम के लिए पढ़ें। फिर कभी मुलाकात होगी, हाँ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।